डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मीन्स कहा जाए तो आप सभी के बीच में मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं यहां पे आप सभी को देखने वाला हूं किसके बारे में, तो होम विजिटिंग के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, होम विजिटिंग के बारे में देखेंगे। गृह मुलाकात बोलते हैं। तो गृह मुलाकात के हम लोग जो है इसका पर्पज़ या हम लोग बेनिफिट यानी लाभ देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, पर्पज़ देखेंगे या इसी को हम लोग कहते हैं बेनिफिट। तो आपसे पूछ दे कि गृह मुलाकात के क्या लाभ है या क्या उद्देश्य है, दोनों का आंसर समान होगा। दोनों एक ही चीज़ें लिखा जाता है कि गृह मुलाकात का क्या उद्देश्य है या क्या लाभ है, दोनों एक ही होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दूसरे लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को कि गृह मुलाकात के क्या क्या सिद्धांत हैं, मतलब एक नर्स जो गृह मुलाकात करेगी उसको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वही होता है सिद्धांत, वही होता है इसका प्रिंसिपल थ्योरी। तो आज हम देखने वाले हैं कि गृह मुलाकात है क्या, गृह मुलाकात के उद्देश्य या लाभ क्या है और इसके सिद्धांत क्या है, ये देखेंगे। इसके साथ जो है एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं टीबी के ऊपर। टीबी क्या है, टीबी का क्या आंकड़ा है हमारे देश में या पूरे विश्व स्तर पर, और साथ में टीबी के प्रिवेंशन यानी टीबी और टीबी के प्रिवेंशन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछ सकता है। ये चीज़ें या 10 नंबर में पूछ देगा, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें जो हम देखने वाले हैं, तीसरी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं WHO के बारे में। किसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो तीनों क्वेश्चन अपने आप में शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, समझिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर में। आपका जो ऑप्शन रहता है 20 नंबर पूछेगा, उसमें से आपका 5 या 6 देगा, उसमें से 4 का जवाब देना रहेगा। तो हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहे, तो पढ़िएगा तो आसानी से लिख पाइएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि गृह मुलाकात होता क्या है, गृह मुलाकात का क्या आशय है, मतलब क्या मतलब है। तो इसी चीज़ को चलिए हम लोग देखते हैं, फिर इसका लाभ या उद्देश्य देखेंगे। देखिए, गृह मुलाकात होम विजिट है क्या, तो मैं आपको एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। जो होम विजिट होता है यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसके द्वारा जो है घर घर लोगों के बीच जाकर स्वास्थ्य के बारे में, बेहतर स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, पोषण के बारे में उच्चतम किस्म का जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाए लोगों को, और बीमारियों के बारे में, इन्फेक्शन जो वायरल बीमारी चलता है, इन सभी के बारे में कहा जाए, यूँ कहा जाए तो एक अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए लोगों के बीच में जा जाकर जो है उसमें जागरूकता पैदा करती है घर घर। और जागरूकता पैदा करने के साथ ही घर घर में जो क्या करती है, वो मरीजों का हालचाल जानती है, परिवार का ब्यौरा लेती है कि कौन से परिवार में कौन से लोग जो है किस बीमारी से ग्रसित है, और उसका एक उपचारात्मक एक उपचार उसको प्रदान करवाती है। तो यही हो जाता है गृह मुलाकात, यानी घर घर जाके मुलाकात करके लोगों से उनके स्वास्थ्य से संबंधी हर एक समस्याओं को जानना और उसका जो है निदान करना, यही होता है होम विजिट। तो चलिए देखते हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर घर जाकर जन मतलब लोग समुदाय की मतलब लोगों को समुदाय में स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना गृह मुलाकात कहलाता है। मैंने जो बताया वही चीज़ें हैं कि घर घर जाकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा जो होम विजिट किया जाता है, इसमें लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियाँ हो, समस्या हो, उनको सुना जाता है, उनकी आवश्यकता क्या क्या है लोगों का, उसका पता लगाया जाता है, और फिर उन्हें जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि वो कैसे अच्छा करे, इससे दूर कैसे हो, या उनको मदद किया जाता है उस रोग से दूर होने में। तो वही होता है गृह मुलाकात। नाम से स्पष्ट है, गृह मुलाकात यानी घर पर मुलाकात। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स घर पर जाके मुलाकात करती है, और मुलाकात में जो क्या बात होगा, तो स्वास्थ्य संबंधी ही बातें होती है, उसको छुटकारा पाने के लिए ही उपाय किया जाता है। तो वही हो जाता है होम विजिट। गृह मुलाकात जन स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो गृह मतलब घर जो मुलाकात है, यह जन स्वास्थ्य मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक नर्स की रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि गृह मुलाकात बहुत बड़ा एक अंग है जन स्वास्थ्य में। तो ये चीज़ों को समझ गए। अब हम लोग इसके उद्देश्य या लाभ, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, कभी पूछेगा कि गृह मुलाकात का लाभ लिखे, कभी पूछेगा कि गृह मुलाकात का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव या पर्पज लिखे। तो दोनों का सेम होता है, दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे चलिए देखिएगा, गृह मुलाकात के क्या क्या उद्देश्य है। अब जो लोग गृह मुलाकात के समझ गए होंगे उनको इसका उद्देश्य या लाभ लिखने में थोड़ा भी परेशानियाँ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोग समझिएगा।
परिवार के पहला है परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाना। इसका क्या लाभ या क्या उद्देश्य होगा कि लोगों के बीच में जाकर उनके स्वास्थ्य से संबंधी जो भी परेशानियां हैं उनको पता लगाना, या परिवार में यही चीज़ है। दूसरा है परिवार के सदस्यों के समस्याओं का आवश्यकता के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना। अब जो भी स्वास्थ्य नर्स से समुदाय से नर्स जाएगी घर पे विजिट करने, तो परिवार में किसी भी सदस्य का अगर समस्या है तो उसे घरेलू वातावरण में जो है उसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए क्या करेगी, ये चीज़ें सर्विस करेगी। तो ये दूसरा लाभ हो गया या सीधा उद्देश्य हो गया। तीसरा यहाँ पे है आप सभी के बीच में कि अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीज को डिस्चार्ज के पश्चात आवश्यकता अनुवर्ती उपचार फॉलो अप प्रदान करना चाहिए। अब देखिए होता यह है कि जो दूर दूर के गांव के इलाके होते हैं वहाँ पे डॉक्टर अब ना बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन फिर भी जो एक ऐसे रोगी है जो मान गए उसको बहुत दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती था, लेकिन वो अस्पताल से जो है अब उससे छुट्टी मिलकर वो घर पर आ गया है, तो उससे तो देख रेख की ज़रूरत है। तो उस देख रेख की ज़रूरत को ही जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया है फॉलो करने के लिए, तो उससे फॉलो कौन करवाता है उससे घर पर, तो यही करवाता है, मतलब यही जो होम विजिटिंग के माध्यम से समुदाय स्वास्थ्य नर्स ही फॉलो अप करवाती है। जो भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीज होते हैं उनके दवाई वगैरह, उनके खान पान का, ये सब चीज़ों का फॉलो अप करवाती है। तो ये चीज़ हो गया। चौथा है कि समान रोगों का निदान एवं उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। देखिए नॉर्मल सामान्य रोग है उसको तो निदान और उपचार का कार्य है ही होम विजिटिंग में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का, साथ ही उनका ये भी एक काम होता है, ये भी लाभ है कि होम विजिटिंग का ये भी लाभ या उद्देश्य होता है कि आपके शिशु जो है वो बच्चा है तो उस बच्चे को हेल्थ केयर दिया जाए, टीकाकरण दिया जाए, परिवार नियोजन के लिए बताया जाए और सारे सेवाएँ प्रदान किया जाए। ये सब भी काम जो है होम विजिटिंग के लिए आता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, सिर्फ रोगों का देखभाल या समस्याओं का देखभाल ही नहीं होता है, उसके अंतर्गत टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, शिशु स्वास्थ्य एवं मातृ स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में भी जानकारी लेना और इसमें मदद करना, ये भी होम विजिटिंग का एक लाभ है। अब यहाँ पे देखिए पांचवा है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर घर जाकर जो नर्स होती है क्या करती है, वो स्वास्थ्य के बारे में अच्छे चीज़ें बताती हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो ही स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहिएगा तो इसके लाभ और उद्देश्य में 10 पॉइंट लिख दीजिएगा आप जब होम विजिटिंग को समझ गए हैं तो ये चीज़ें हो गया, उद्देश्य या लाभ देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके सिद्धांत के ऊपर। एक क्वेश्चन अलग आपसे ये भी पूछ देगा कि होम विजिटिंग का सिद्धांत लिखें, तो सिद्धांत में प्रिंसिपल में या थ्योरी जिसको बोलते हैं उसमें वही चीज़ें होगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो एक हो सकता है किसी भी जो मतलब गृह मुलाकात जो नर्स करेगी उसको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, वही सिद्धांत में लिखना होता है। तो गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। वही चीज़ें मैंने बताया कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को होम विजिट करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है गृह मुलाकात रोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि गृह मुलाकात हम कर रहे हैं, रोग है टीबी का और हम बात कर रहे हैं बुखार का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो रोग है उसके अनुरूप ही होना चाहिए और साथ ही लोगों के अनुरूप भी होना चाहिए। मतलब समझिए कि जो जैसा आदमी है, जो जैसा लोग है समुदाय में, उसके अनुसार ही उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीबी का पेशेंट है तो उसे आप बुखार का ट्रीटमेंट या बुखार का समस्याओं के बारे में जानेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ही कहता है कि गृह मुलाकात में लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए जिसमें रोग भी आता है। दूसरा है, देखिए दूसरा है गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। मतलब आप किस लिए गृह पर जा रहे हैं, उसके किस लिए होम विजिट कर रहे हैं, इसका एक उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अब इसका ऐसा प्लानिंग बनाना चाहिए, नर्स को ऐसा प्लानिंग बनाना चाहिए कि जब किसी के घर पे जाए, समुदाय में जब हम विजिट करने जाए किसी के घर पे, तो उसका एक प्लानिंग होना चाहिए और उसी प्लानिंग से संबंधित जो है स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए। तो ये चीज़ें एक स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर प्लानिंग कि हम किस लिए होम विजिटिंग करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें दूसरा पॉइंट है। देखिए मैं आपको क्लियर तौर पे बता देता हूँ, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत में लिखा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है कर सकती है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, घर घर जाकर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर पाएगी, एक होम विजिटिंग में क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यही सब चीज़ें जो है सिद्धांत में लिखिएगा और लाभ में लिखिएगा, मतलब क्या बेनिफिट लोगों को वो दे पाएगी, कैसे बेनिफिट
बेनिफिट वो दे रही है, या जो होम विजिटिंग में लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या लाभ मिल सकता है, तो वो आप बेनिफिट में या उद्देश्य में लिख दीजिएगा। थ्योरी लिखना होगा, प्रिंसिपल लिखना होगा, तो इसमें आप नर्स के अकॉर्डिंग चलिएगा कि नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकती है, क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसके ध्यान को रख कर चलना चाहिए। तो एज ए नर्स लिखिएगा इसमें ध्यान में रख के, और उसमें लाभ में लिखिएगा एज ए पब्लिक, एज ए लोग समझ के। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, यही थ्योरी और लाभ में अंतर है। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, गृह मुलाकात के नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब एक नर्स को, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम होम विजिटिंग कर रहे हैं, होम विजिटिंग का जब हम काम कर रहे हैं, उस दौरान न हम किसी जाति का ख्याल रखें, न किसी धर्म का, न किसी लिंग का, न किसी आर्थिक स्थिति तौर पर, न शैक्षणिक स्तर पर किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ऐसा होता है कि जो मान गया कोई स्वास्थ्य कर करता है तो वो जान जाएगा कि इस परिवार हमारे कास्ट का है, तो वो ज़्यादा उसको अपना अच्छे से देखेगा। हो सकता है वो समझ जाएगा कि ये हमें स्त्री है, तो वो भी स्त्री है, तो सोचेगा कि स्त्री को थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर दे। उसके बाद ये सोचेगा कि ये मेरे धर्म का है और ये भी मेरे धर्म का है, तो दोनों एक ही धर्म का है, तो दोनों के थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, दूसरे धर्म को कम। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों से जो है दूर होना चाहिए एक होम विजिटिंग के दौरान एक नर्स को। तो ये चीज़ें ये भी सिद्धांत में है। चौथा यहाँ पे देख सकते हैं, गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करना तथा अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संस्थान, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्र करना। चौथा ऑप्शन यही कहता है कि गृह मुलाकात के समय एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को ये जरूर चाहिए कि समुदाय द्वारा जो परिवार में जानकारी है, समुदाय के जो समुदाय में जो परिवार है जहाँ होम विजिटिंग करने जा रहे हैं, उस परिवार के एक पूर्ण डिटेल से आंकड़ा लिया जाए, जिसमें वो क्या करता है, क्या कितने परिवार है, कितने सदस्य मतलब उसके अंदर है, कौन से धर्म में है, कौन से संस्कृति को ज़्यादा पसंद करता है, कौन से संसाधन इनके पास है, कौन आय है, टोटल इसमें ब्यौरा लिखना चाहिए जिस भी परिवार का होम विजिटिंग करती हो। तो ये भी एक सिद्धांत आता है जिसे एक आंकड़ा तैयार होता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षित तकनीकी विधियों का परिचर्याओं का प्रयोग। अब जो भी नर्स होगी उसको एक सुरक्षित टेक्निक का उपयोग करना चाहिए जिससे लोगों को जो है सुलभ हो, आसान हो चीज़ों को समझाना, ये चीज़ें हैं। छठा है, गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं उन्हें ठेस पहुंचाने का कार्य करने चाहिए। अब अक्सर ये होता है कि बहुत सारे कार्य में देखते होइएगा कि जो एक मेन आदमी होता है जो कहीं से आए रहता है, वो किसी पर दबाव बनाता है घर पे कि ये काम कर लीजिए, ये काम कर ही लीजिए, बट वो काम जो है उसमें इंटरेस्ट उस परिवार का या उस आदमी का नहीं है, फिर भी उसमें हम उसको दबाव डालते जा रहे हैं। उससे होगा क्या कि उसका मन विक्षिप्त होगा, मन उसका उसमें लगेगा नहीं जो चीज़ आप कह रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए किसी परिवार पर या व्यक्ति पे, और जैसे नहीं उसको ठेस पहुँचाना भी चाहिए, ऐसा काम नहीं करे जिससे उसे ठेस पहुँचे। तो यही चीज़ों को गृह मुलाकात में भी ध्यान रखना चाहिए। सातवां है, गृह मुलाकात सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। देखिए, गृह मुलाकात जो है समुदाय में स्वास्थ्य नर्स जो है वो परिवार को घर घर जाके सदस्यों को, परिवार को जो है शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। तो ये 7 पॉइंटें हैं। आप चाहे तो इसी 7 पॉइंट को 15 पॉइंट बना के आराम से आप लोग लिख सकते हैं इसके थ्योरी में, प्रिंसिपल में। थ्योरी में क्या रहता है कि मेन फैक्ट क्या है, जो एक कम्युनिटी हेल्थ के जो नर्स है वो घर घर जाके क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या काम सब करेगी, वही तो यहाँ पे लिखेगा प्रिंसिपल में, वही चीज़ हो जाएगा। और जो काम करेगी, जो ध्यान में रखेगी, जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थ्योरी में लिख देगा। और जो क्या क्या चीज़ें उससे प्रोवाइड कराएगी, कैसे प्रोवाइड कराएगी, और क्या उसका लाभ हो सकता है होम विजिटिंग का, क्या उद्देश्य है, तो वही सब तो लाभ उद्देश्य हो जाएगा। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, टीबी और उससे बचाव। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस होता है और उसके प्रिवेंशन आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार 5 नंबर में क्वेश्चन टपक जाए कि टीबी और इसके बचाव के बारे में बताइए। देखिए, टीबी या बचाव या डेंगू के बारे में इस बार पूछेगा। डेंगू इस बार बहुत चल रहा है, तो इसलिए डेंगू पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हो सकता है तो हम करा भी देंगे। देखिए, क्षय रोग पहले होता क्या है जान लीजिए। तो क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए,
कारक में 10 नंबर में अगर पूछेगा क्षय रोग के बारे में तो सबसे पहले लिखिएगा कि क्षय रोग का कारण कौन होता है। तो इस क्षय रोग का जो कारक होता है वो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो ये चीज़ को याद रखिए, इसके कारण उत्पन्न होता है। ये रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब इसके प्रभावित स्थान कौन सा होगा? यह रोग जो है मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऐसे तो यह बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है, बट सबसे ज़्यादा जो है ये फेफड़ा लंग्स को प्रभावित करता है, टीबी। ये चीज़ें हैं। यह जो आंत है हमारा इंटेस्टाइन है उसको प्रभावित करता है। मेनिंजिस, जो ब्रेन में हमारा मेनिंजिस होता है, जो हमारा जिसको हम लोग तनिका बोलते हैं, लेयर एक प्रकार से रहता है, इसको प्रभावित करता है। अस्थि को, हड्डी को भी प्रभावित करता है। जो जोड़ होता है, जॉइंट्स होता है, उसको भी प्रभावित करता है। लसिका, ग्रंथियों, त्वचा एवं शरीर के अन्य ऊतकों को भी प्रभावित करता है। देखिए जो टीबी होता है मुख्यतः जो चीज़ें अंग देखे हैं ना, आंत हो गया, मेनिंजिस हो गया, हड्डी हो गया, जोड़ हो गया, ग्रंथि है, त्वचा है, तो ये सब क्या है? ऊतक से बना है। तो इस शरीर के तमाम ऐसे ऊतकों को प्रभावित करता है। कौन? ये क्षय रोग यानी टीबी मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है और साथ साथ में जो है इन सब चीज़ों को भी प्रभावित करता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को लिखना पड़ेगा। मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। अब आपको इसी में लिखना पड़ेगा या आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा कौन सा टीबी जो है वो प्रभावित करता है या क्षति पहुंचाता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है मनुष्य को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। कौन? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये चीज़ों को ध्यान में आप लोग रखिए। कितना ईजी से हम इसको लिखे हैं, अलग अलग करके याद करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए इसका सांख्यिकी कुछ आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि टीबी का मतलब क्या, हमारे देश या विश्व में क्या स्थिति है। तो विश्व में अनुमानित कुल रोगी की संख्या जो है वो 1.5 से 2 करोड़ है। देखिए विश्व में ये आंकड़ा घटते बढ़ते रहता है, लेकिन एक नॉर्मल तौर पे मान के हम चल रहे हैं। ये आंकड़ा देख लीजिएगा, ये आंकड़ा घटते बढ़ता रहता है। तो आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं होता, हर एक साल घटते बढ़ते रहता है। तो ये जब 1-2 साल पीछे कहीं होगा तो फिर हम मानते हैं एक प्रकार से कि विश्व में अनुमानित कुल रोगियों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ है एवं हर साल लगभग 73 लाख रोगी बढ़ जाते हैं। मैंने क्या बताया कि इसमें आंकड़ा में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हर एक साल जो है रिकवर भी होते हैं लोग और हर एक साल जो है रोगी बढ़ते भी हैं। तो हर एक साल कितना बढ़ता है? तो 73 लाख रोगी बढ़ जाते हैं। WHO के अनुसार 2015 में अकेले भारत में 22 लाख रोगी टीबी की बीमारी से पीड़ित थे। अब समझिए हर एक साल पूरे विश्व में इसका अनुमानित जनसंख्या कितना होता है? 1.5 से 2 करोड़, और हर एक साल जो है ये 73 लाख रोगी बढ़ भी जाता है। उसमें से WHO ने ये कहा था कि 2015 में भारत में अकेले 22 लाख टीबी मरीज पीड़ित मिला था। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर है, आंकड़ा में लिख दीजिएगा तो जो एग्जामिनर होगा समझेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त ये बच्चा याद किया है। क्या लिखिएगा कि विश्व में अनुमानित कुल रोगियों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ है। इसमें से 73 लाख रोगी जो है प्रत्येक साल बढ़ जाता है। और WHO के अनुसार 2015 में जो है ये बताया गया कि अकेले भारत में 22 लाख रोगी जो है टीबी से पीड़ित मिले थे। तो ये चीज़ें आप लोग आंकड़ा यानी सांख्यिकी में लिख दीजिएगा। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं टीबी के संचार, मतलब टीबी कहाँ कहाँ से फैलता है। तो क्षय रोग जो टीबी है मुख्य रूप से बिंदुक संक्रमण द्वारा फैलता है। जो टीबी है वह ड्रॉपलेट संक्रमण से ज़्यादा फैलता है। ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है? जैसे थूकने छींकने से जो चीज़ें होता है वही ड्रॉपलेट संक्रमण है। रोगी द्वारा खांसने, छींकने, थूकने या तेज बोलने पर लार के साथ निकलने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एक समान व्यक्ति द्वारा अंतः शोषण कर लेने पर वह भी जो है टीबी से पीड़ित हो जाता है। क्या समझे? संचार कैसे होता है? अब जैसे ए ड्रॉपलेट संक्रमण से भी होता है और इनडायरेक्ट से भी होता है। जैसे मानिए ड्रॉपलेट संक्रमण वो होता है कि आमने सामने कोई आपका व्यक्ति है, आप नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीबी से पीड़ित है और वो आपके सामने आ गया और वो बोल रहा है, बोलने पर उसके मुंह से कोई अगर लार टपक गया और उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो उसमें रहेगा ही। तो वो जो है आपके श्वसन के थ्रू आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने या आसपास है तो आप तो आसपास के ही वातावरण को ना अपने श्वास में लेंगे। तो जो छींकेगा या थूकेगा या जो बोलने पर जो उसके मुंह से थूक निकलेगा वो अगर आपके श्वास के द्वारा अंदर चला गया है तो फिर आपको इफ़ेक्ट कर देगा। तो यही होता है संचार का तरीका।
तो ये चीज़ें समझ लीजिए, ये ड्रॉपलेट से होता है, खांसने छींकने थूकने से, बोलने से, तो ये चीज़ें हैं। तो एक नॉर्मल जब ऐसा हो जाएगा तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो आप सामने हैं तो आप भी संक्रमित हो जाइएगा, तो ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पे देखिए क्षय रोग नियंत्रण या बचाव, प्रिवेंशन ऑफ टीबी या जो कंट्रोल है, ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं क्षय रोग नियंत्रण के मूल सिद्धांत क्या है, मतलब क्षय रोग जो नियंत्रण है इसके मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं नियंत्रण करने का। तो रोगी को पता लगाना, क्षय रोग का नियंत्रण कार्यक्रम का पहला कदम समुदाय में सभी रोगियों को जल्दी पता लगाना। मीन्स जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टीबी वाले रोग हैं, सबसे पहले क्षय रोग कार्यक्रम का सबसे पहला और मुख्य मकसद यही है कि ये पता लगाया जाए कि कौन कौन से रोग इससे जो है पीड़ित है। तो सबसे पहला इसका यही मकसद होता है कि रोगियों को समुदाय में जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए कौन कौन लोग टीबी से प्रभावित हैं। दूसरा है इसके लिए बलगम का बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण। अब जो भी बलगम है, क्योंकि बलगम खांसने थूकने से ही ये सब फैलता है, तो पहले व्यक्ति का बलगम का बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण किया जाएगा, सीने का एक्सरे किया जाएगा, ट्यूबरकल परीक्षण किया जाएगा, आदि विधियाँ काम में लिया जाता है। तो ये डायग्नोसिस हो गया कि बलगम का परीक्षण होगा, सीने का एक्सरे होगा, ट्यूबरकल परीक्षण होगा और आदि विधियाँ काम में लिया जाता है इसके नियंत्रण में। तो ये चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कीमोथेरेपी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए उपयुक्त इलाज है। अब कीमोथेरेपी में जो है जो टीबी के सबसे खतरनाक है मनुष्य के लिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो इसके लिए जो है एक कीमोथेरेपी सबसे उपयोगी इलाज है। तो ये चीज़ें समझ गए। चौथा है कि बीसीजी का टीका, बीसीजी के टीके द्वारा टीबी के रोग से बचाव किया जाता है। अब जो देखते होइएगा जो बच्चा होता है तो उसको बीसीजी का टीका दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि उसको अंदर टीबी से लड़ने वाला इम्यूनिटी पैदा किया जा सके और टीबी उसके अंदर प्रवेश ना करे और उससे बचे, तो इसीलिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। पाँचवा है स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय के लोगों में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान किया जाता है कि कैसे साफ़ सफाई रहना है, किसी को अगर टीबी है तो उसे जल्दी छुटकारा दिलाने के लिए क्या करें, साथ ही अगर उसके आमने सामने बैठते हैं तो कैसे बैठना चाहिए, कैसे हाव भाव होना चाहिए, तो ये सब जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा में दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो ये चीज़ें हो गया। तो ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर समाप्त हो गया। बहुत ही आसान तरीका से हमने इसका आंकड़ा भी बताया, हमने इसका क्या नियंत्रण और कंट्रोल भी बताया और इसका ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, किसके कारण होता है, फैलता कैसे है, वो भी मैंने बता दिया। तो 10 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे आप लोग लिख दीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमको लिखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO के बारे में आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि WHO क्या है, और एक साइड दिया रहता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो यह समझ लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र को स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, UNO का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका स्थापना सन 1948 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। आपको ये जानकारी रखना होगा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तम बनाने के लिए, सभी तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है, और इसका स्थापना 1948 में कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। तो इतना लिख दीजिएगा WHO के बारे में, बहुत हो गया। अब जानते हैं कि यह क्या क्या करता है। तो देखिए 5 नंबर पूछेगा तो लिखना पड़ेगा WHO का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्वास्थ्य स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। WHO का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य का सबसे उच्चतम स्तर जो है प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। ये सबसे बड़ा इसका मेन मोटो यही है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करवाना में सहायता करना, यही WHO का मेन थीम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को सर्वाधिक सफल संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों में से एक माना जाता है। अब देखिए जो UNO है, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे संगठन हैं। इसके अंतर्गत लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट सबसे सफल कौन सा है? WHO है। WHO है, उसके अंडर में जो क्या करता है, सबसे जो है सफल है संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों में, और इस सब का हैंडलर कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ है, वही मैंने बताया, UNO। इसके कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास
इसके कार्यक्रम में क्या क्या होता है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कैसे किया जाए, रोग का निवारण मतलब उसका खत्मा कैसे किया जाए, कंट्रोल उस पर कैसे किया जाए, पर्यावरणीय स्वास्थ्य संवर्धन मतलब पर्यावरण को कैसे अच्छा किया जाए, स्वास्थ्य मानव शक्ति का विकास मतलब स्वास्थ्य के थ्रू जो है मानव शक्ति का विकास कैसे किया जाए, जैव चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं मतलब जो बायोमेडिकल जो चीज़ें हैं सर्विस है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, शोध एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास करना एवं प्रोत्साहन शामिल है। देखिए जो WHO है इसके काम में, इसके सेवाओं में, कार्यक्रमों में जो शामिल है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कैसे किया जाए, मतलब स्वास्थ्य में जितने भी सेवा दिया जाता है लोगों को उसमें और ज़्यादा कितना डेवलप किया जाए, जो डिजीज है जो रोग है उसका निवारण कैसे किया जाए, उसको ख़त्मा कैसे किया जाए, उसका नियंत्रण कैसे हो, इसके बारे में सोचते रहता है, काम करते रहता है। पर्यावरण को कैसे अच्छा किया जाए ताकि लोग का स्वास्थ्य भी सुधरे, साथ ही मानव शक्ति का विकास कैसे किया जाए, उसके बाद जैव चिकित्सा मतलब जो बायोमेडिकल होता है उसको स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे आगे बढ़ाया जाए, साथ ही यहाँ पे रिसर्च का भी, मेडिकल के सेक्टर में रिसर्च का भी और जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है सब में डेवलपमेंट के लिए और उससे जो है प्रोत्साहन करने के लिए भी ये काम करता है, कार्यक्रम चलाता है WHO। तो ये सब चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा और इसका मेन थीम लिख दीजिएगा, क्या है, कब स्थापना हुआ वो लिख दीजिएगा, और यह लिख दीजिएगा कि यह वह जो है स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे सर्वाधिक सफल अभिकरणों में से एक है। आपका यहाँ पे जो है WHO समाप्त हो जाएगा और 5 नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं, यहाँ भी वीडियो भी मेरा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और मैं वादा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ही बेनिफिट होगा, दूसरे को तो फ़ायदा होगा नहीं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जितना से ज़्यादा हो पढ़े, इसका उपयोग करें, ये सारा चीज़ें हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। और एक बात बता देता हूँ, जिनको भी इसका PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद।